नमस्कार। हम अभी नारीवाद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। नारीवाद की कितनी लहरें हो गई है? 2 लहरें हो गई। अब हम करेंगे नारीवाद की तीसरी लहर की चर्चा करें। देखिए, ऐसी ही लहरें हमारे जीवन में भी आती रहती। जब हम 7वीं 8वीं में थे तो हमें रटा रखा था कि बेटा तू क्या बनेगा, तो बेटा डॉक्टर बनेगा। 10वीं तक आते आते ये लगा कि ये जो नीट की परीक्षा टफ है, ये अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खाली रहते हैं तो आसानी से एडमिशन कहाँ हो जाएगा इंजीनियरिंग में। तो 10वीं तक आते आते वो बच्चा जो पहले डॉक्टर बन रहा था, उसके अगले धारा में वो क्या बनता है, नेक्स्ट वेव में वो इंजीनियर बनता है। फिर वो ऐसे करते करते 12वीं पास कर लेता है। फिर वो ये सोचता है कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और घर चल जाए, और कुछ बनना नहीं है। फिर वो ग्रेजुएशन कर लेता है, आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो लिंक भेजता है कि भाई तो इस लिंक को ज्वाइन कर, 15 रुपए तुझे मिलेंगे और 15 रुपए मुझे मिलेंगे। तो ये ऐसे जीवन में क्या आती है, अलग अलग वेव्स आती है। ऐसे नारीवाद में भी कितनी वेव्स आई थी, 3 वेव्स आई थी। तो हम अब कौन सी वेव की चर्चा करेंगे? थर्ड वेव, नारीवाद की तीसरी लहर। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ये आई 1990 के बाद। पहली लहर की शुरुआत हो गई थी लगभग ये मानो 19वीं सदी से। 1792 के आसपास पुस्तक लिखी उसने, तो 1800 कंप्लीट हो गया। 1801 आते ही कौन सी सदी आ गई? 19वीं। तो 19वीं सदी से फिर आया नारीवाद की पहली लहर शुरू हो गई, और फिर ये कंप्लीट हो गई कब तक? ये मानो कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या हो गई थी पूरी। फिर 20वीं सदी का जैसे उत्तरार्ध शुरू हुआ 1950 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्या एक नए प्रकार का नारीवाद आया। वो कौन सा आया? सेकेंड वेव वाला। ये वेव लंबी चल नहीं पाई, ये 30-40 साल चली, हालांकि वेव बहुत खतरनाक थी। ये रेडिकल फेमिनिज्म से रिलेटेड थी। इसने अवधारणात्मक विकास बहुत किया नारीवाद का, और नारीवाद को एक स्वायत्त और स्वतंत्र पहचान दी। लेकिन इसके बाद 30-40 साल चली, इतने में फिर कौन सी वेव आ गई? थर्ड वेव। तीसरी लहर का जो आगाज हुआ वो 1990 के बाद हुआ। 1990 के बाद अब अंत हो गया है काय का? शीत युद्ध का अंत हो गया है। देखिए, एक तो शीत युद्ध आरंभ हुआ था। जब शीत युद्ध आरंभ हुआ था तो उस टाइम सेकंड वेव आई थी। वो इसलिए आई थी कि उसके बाद श्वेत आंदोलन उभरा। ठीक है, 1945 के बाद कहा? अमेरिका में 1952-53 के आसपास, और 8-10 साल तक चलाओ। वियतनाम वाला संकट उभरा। ठीक है, वियतनाम में जो अमेरिका ने जो हमला किया था वो वाला संकट उभरा। युवाओं के आंदोलन खड़े हो गए फ्रांस में और कई जगह, जर्मनी में और अमेरिका के अंदर। हिप्पी कल्चर आ गई कई जगह, ये आंदोलन खड़े हो गए। तो ये जो भी आंदोलन हुए थे, इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे वो अमेरिका के खुद की सरकार का वियतनाम के चक्कर में विरोध करना हो, महिलाओं ने किया। श्वेतों के आंदोलन थे वो भी महिलाओं ने किए, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। युवाओं के जो आंदोलन उनमें भी लड़कियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन जो क्रेडिट मिला वो किसको मिला? पुरुषों को मिला। महिलाओं की कोई भूमिका बंद है। तो महिलाएं अब अलग भूमिका की तलाश कर रही थी कि हमें पुरुषों से अलग भूमिका चाहिए। तो कौन सी वेव लाई वो कि हम हर जगह बढ़ चढ़ के भाग ले रहे, उसके बावजूद हर नाम है वो किसके चढ़ जाता है? वो पुरुष के चढ़ जाता है। क्रेडिट जो भी है, जो श्रेय है, वो कौन ले जाता है? पुरुष ले जाता है। तो इस बार क्या करते हैं, एक नए नारीवाद को उन्होंने जन्म दिया जो रेडिकल था। अब युग आ गया है, शीत युद्ध का क्या हो गया? अब अंत हो गया। शीत युद्ध के अंत के बाद इस संसार में एक नई चीज पनपी, वो थी पहचान का संकट। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस।
और जो पहचान थी ना वो भी लोकल से ज्यादा जुड़ गई थी, और उसके जो दायरे थे ना वो छोटे हो गए थे। 1990 से पहले संकट नहीं था, लोगों की विचारधारात्मक पहचान थी, और लोग इसमें उलझे हुए थे। विचारधारात्मक पहचान, लोगों का जो पूरा ध्यान था वो दो देशों की तरफ रहता था। पूरे संसार में माहौल ही ऐसा ही बना दिया गया था कि एक तरफ यूएसए है और दूसरा यूएसएसआर। बाकी देश तो थे भारत जैसे देश, वो भी तो इसी दृष्टि से सोचते थे कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनसे क्या है, अलग है। तो हम न तो समाजवाद के चक्र में फंसे हुए हैं और न ही पूंजीवाद के चक्र में फंसे, हम दोनों का मिश्रण करते हैं। लेकिन थे वो भी विचारधारा से ग्रसित। तो उस समय ना ये मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ करता था कि तू मार्क्सवादी है, तू पूंजीवादी है, तू रूढ़िवादी है। सारी बहस इसके चारों ओर केंद्रित रहती। साहित्य लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे, नेता भाषण देते थे, लोग आपस में चर्चा किया करते थे। तो सेंटर में क्या रहती थी, विचारधारा। तो लोगों के पहचान का कोई संकट नहीं था। कोई कहता था मैं फांसीवादी हूँ, कोई कहता था मैं रूढ़िवादी हूँ, किसी के तमका लगा हुआ था वो साम्यवादी का, किसी पे मार्क्सवादी का, किसी के ऊपर उदार समतावादी का, ऐसे वो उदार लोकतंत्रवादी का, ऐसे तमके लगे हुए थे। अब संकट आ गया 1990 के बाद, क्योंकि अब जो विचारधारात्मक झगड़े थे वो अब क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। अब एक ही विचारधारा सर्वोच्च हो गई थी। वो कौन सी थी, उदारवादी विचारधारा। अब देखिए, मानव की एक विशेषता होती है कि वो भेड़ों की तरह एक ताकड़ी में तुलना नहीं चाहता। तो उसकी एक आदत होती है कि उसकी एक स्वायत्त और स्वतंत्र पहचान के लिए तड़पता रहता है हमेशा ही। विविध पहचान के लिए तड़पता है आदमी। आदमी कभी भी सिमिलर नहीं रह पाता, कभी भी देख लो। तभी ना पूरे संसार में एक धर्म नहीं है, एक जैसी जातियां नहीं है, एक जैसी विचारधारा नहीं है। वही अलग पहचान का मुद्दा होता है। आदमी में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है कि वो दूसरों से अपनी क्या बनाना चाहता है, अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है। अब अलग अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन गड़बड़ अब हो गई। अब सब लोगों की आइडेंटिटी क्या हो गई है, एक जैसी हो गई है। तब है ना फिर गुड़गुड़ हुई। तो फिर क्या हुआ, नई नई पहचान प्रकट होने लगी। तब फिर लोगों ने वापस बैक किया ना, तो वो धर्म की ओर लौट गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं। बीच में धर्मनिरपेक्षता हुई हो गई थी 40 50 60 साल तक। ये हिंदू मुस्लिमों को झगड़े नहीं थे। अपना देश भी क्या था बताओ, धर्मनिरपेक्षता। ये बड़ा मुद्दा ये हुआ करता था कि धर्म कोई मुद्दा नहीं है। तो अब वापिस अब जातियों की ओर आने लग गए, वापिस धर्मों की ओर आने लगे, वापिस राष्ट्रों की ओर ये चर्चाएं शुरू हो गई। पहले तो अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू, सोवियत संघ और उसके पिछलग्गू, अमेरिका और उसके दोस्त, और सोवियत संघ और उसके दोस्त। अब हर एक देश ने कहा कि अब हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ये नहीं है कि ये भारत की अलग पहचान नहीं थी, वो सोवियत संघ का पिछलग्गू है। मिस्र की अलग पहचान नहीं थी, पाकिस्तान की, अमेरिका का पिछलग्गू है। अब हर एक देश अपनी अलग पहचान के लिए तड़प रहा है। तो लोगों ने देश के अकॉर्डिंग अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया, धर्म के अकॉर्डिंग पहचान बनाना शुरू कर दिया, जातियों की ओर लौट आए। तो हुआ क्या कि क्योंकि संसार कैसे गुजरा था, पहचान के संकट से। तो 90 के बाद पहला जो संकट आया वो क्या आया, पहचान का संकट आया। पहचान का संकट आ गया तो हावी कौन हो गया, धर्म। अब लोग कहने लगे मैं ईसाई हूं, कन्फ्यूशियस हूं, हिंदू हूं, यहूदी हूं। इस तरफ लौट आए लोग जातिवाद की, जातियों की तरफ लौट आए। कौन से मसले गंभीर हो गए, नस्लीय मसले। तो हर एक देश में लोग लड़ने लग गए इन मुद्दों को लेके। शिया लड़ने लगे, सुन्नी लड़ने लगे, कुर्द लड़ने लग गए। ये ठीक है, कबीलावाद वापिस लौट आया कि नस्लें लौट आई, कबीलावाद। ऐसे में क्या हुआ, औरतों ने भी कहा, अब वो उससे उन दायरों से बाहर आ गई जो समाजवादी उदारवादी दायरे थे। उन्होंने कहा हमारी भी पहचान क्या होनी चाहिए, अलग से। अभी सारी महिलाएं एक जैसी थी, अब महिलाओं ने कहा कि हम क्या हैं, अलग अलग है। उन्होंने अपनी स्वायत्त पहचान, सभी महिलाएं अलग पहचान को लेकर झगड़ रही थी। अभी तक जो पहचान थी वो रेडिकल फेमिनिज्म की वजह से थी कि नारियों का जो मुख्य शोषण होता है वो कैसा होता है, लैंगिक शोषण होता है। और शोषण को उन्होंने गायब कर दिया, लैंगिक शोषण को सेंटर में ले आई, घर के मुद्दे उठाना शुरू कर दिया उन्होंने, और समस्त नारियों के ऊपर एक पहचान थोप दी। अब क्या हुआ कि वो जो नारियां, जो चाहे वो किसी भी देश की थी, किसी भी समाज की, किसी भी नस्ल की थी, उनके ऊपर कौन सी मानसिकता थोप दी गई है, पढ़ी लिखी
अमीर नारियां, गोरी नारियों की मानसिकता उन पे थोप दी गई है, क्योंकि उनको एक ही दिखाई देता है, क्योंकि उनका वो तो अमीर थी तो आर्थिक मुद्दा तो था ही नहीं, वो पढ़ी लिखी थी तो अशिक्षा कोई मुद्दा नहीं था, वो अच्छे पदों पे थी तो सार्वजनिक पदों का मुद्दा भी नहीं था, बस मुद्दा कौन सा था, घरेलू शोषण का। तो कि ये कोई मुद्दा थोड़ी है। तो कुछ और नारियां खड़ी हो गई, थर्ड वर्ल्ड की नारियां, अश्वेत नारियां, उत्तराधुनिक नारियां, वो कहते ये तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे तो और भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने इस नारीवाद को चुनौती दी, इसको हम कौन सा नारीवाद बोलते हैं, उग्र नारीवाद को। दूसरा, एक तो पहचान का संकट हो गया, तो सारे अपनी अपनी पहचान ढूंढने लगे नए सिरे से, तो नारियों ने भी अपनी अपनी पहचान, अलग अलग पहचान ढूंढना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा विविधता आ गई। और दूसरा ये हुआ कि उत्तर आधुनिकता आ गई। पोस्ट मॉडर्निटी आ गई। पोस्ट मॉडर्निटी बल देती है विभिन्नता के ऊपर, पोस्ट मॉडर्निटी बल देती है लोकलिटी के ऊपर, स्थानीयता के ऊपर, और पोस्ट मॉडर्निटी बल देती है सत्य की सापेक्षता के ऊपर। इनको समझते हैं कि ये संकट क्या है, महिलाओं के संदर्भ में इनका मुद्दा क्या है। ये कहते हैं कि जिसको आप यूनिफॉर्मिटी, एकता कहते हैं, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कोई भी चीज है वो सार्वभौमिक नहीं होती, कोई विचार सार्वभौमिक नहीं होता। तो ये जो स्त्रियां कह रही है कि हमारा लैंगिक शोषण होता है, ये कोई सार्वभौमिक विचार है नहीं है। शोषण बहुत ही प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं होता। तो शोषण में भी क्या होती है, विभिन्नता। तो शोषण में विभिन्नता है तो विचारों में भी क्या होनी चाहिए, विभिन्नता। तो भांति भांति की नारियां भांति भांति की दृष्टि से सोचेगी। अब वैसा नहीं सोचेगी जैसे सिमोन दुबा, एलेस्टीन और कैट मिलेट कह कर चलेगी, सब अलग अलग प्रकार से सोचो ना। दूसरा, सोच जो निर्मित होती है, सही सोच वो होती है, वो स्थानीयता से पैदा होती है, कि आप लोकल लेवल पे क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे हम ऐसे मुद्दे स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे होते ही नहीं, हमारी समस्या कुछ और होती है और समाधान उसके वैश्विक लेवल के ऊपर सोचते हैं। तो क्या होना चाहिए, स्थानीयता के बारे में सोचो। अब मेरी मां उठा रही है कौन से मुद्दे, लैंगिक मुद्दे मेरे पिता के खिलाफ, जब वो तो मुद्दा ही नहीं है। मेरा तो यहां है कि पेट कैसे भरा जाएगा, ठीक है, तो ये मुख्य मुद्दा है। तो देखिए, नारियों के मुद्दे लैंगिक मुद्दे थोड़ी है। तो अश्वेत नारियों ने कहा कि आप मुझे हमें ये बताएं कि पुरुष नारियों का सिर्फ लैंगिक शोषण होता है, जबकि अश्वेत नारी का दोहरा शोषण होता है। घर पे उसका पुरुष शोषण करता है, उससे सारा काम करवाता है, और बाहर जाती है तो उसका नस्लीय शोषण होता है, रंग भेद के आधार पे उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो उसका शोषण निजी क्षेत्र में भी होता है और उसका शोषण सार्वजनिक क्षेत्र में भी होता है, उसका नस्लीय शोषण भी होता है, उसका घरेलू शोषण भी होता है। ऐसे करके शोषण तो बहुविध होते हैं। तो इसकी पहचान, बहुविध शोषण होते हैं ना, तो पहचान कैसे करनी पड़ेगी, स्थानीयता के आधार पर पहचान करनी पड़ेगी। भाई, भारत की नारियों का शोषण अलग प्रकार से होता है, यहां केरल की नारियां अलग है, तमिलनाडु की नारियां अलग है, राजस्थान की नारियों का शोषण अलग प्रकार से होता है, ठीक है, अफ्रीका की नारियों का शोषण अलग प्रकार का है, और लैटिन अमेरिका की नारियों का शोषण अलग प्रकार का है। तो जब तक आप लोकल लेवल पे नहीं सोचेंगे, आपको शोषण समझ में नहीं आएगा। तो आप वैश्विक लेवल पे मत सोचो कि शोषण एक ही नहीं है, सबके अलग प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर भी शोषण होते हैं। तो क्या सोचो स्थानीयता के बारे में, और ऊपर से और क्या क्या कह दिया, सत्य क्या होता है, सापेक्ष होता है। तो क्या वही सत्य है क्या जो उग्र नारीवाद, कैट मिलेट और ये सारे के नहीं, सत्य वही नहीं है, सत्य है और भी है। जो आप सोचते हैं वही सत्य है। तो अब आप अलग अलग तरीके सोचो, विविध तरीके सोचो, भांति भांति सोचो, वही मत सोचो जो निर्धारित किया गया। आप सारे दायरे तोड़ के सोचो और नए तरीके से सोचो। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने स्त्रियों की सोच का दायरा बदल दिया, उनकी स्वायत्त पहचान की चर्चा करने लगे, उसकी लोकल पहचान की चर्चा करने लगे। तो एक नए प्रकार का नारीवाद उभरा, जिसको हम कौन सा नारीवाद बोलते हैं, तीसरी लहर का नारीवाद बोलते हैं। हम उसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या था, इतना हटाएंगे तो दोबारा लिख देंगे। कौन सी लहर आई, तीसरी लहर आई। इसको हम बोलते हैं नया नारीवाद, न्यू फेमिनिज्म बोलते हैं। जबकि सेकंड वेव का था, उसको
उग्रवादी बोलते हैं, उग्र, और उसी को हम सच्चा नारीवाद बोलते हैं। तो सेकेंड वेव का जो था उसको हमने बोला सच्चा नारीवाद, वास्तविक नारीवाद, रियल फेमिनिज्म, और इसको हम कौन सा बोलते हैं? नया नारीवाद बोलते हैं। अब इसका कोई एक प्रकार नहीं है, ये बहुविध प्रकार का है नया जो नारीवाद है। अश्वेत नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, उत्तर नारीवाद, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, लेस्बियन नारीवाद, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय नारीवाद, थर्ड वर्ल्ड का नारीवाद, उत्तरोपनिवेश थर्ड वर्ल्ड का क्या तो हो गया, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नारीवाद, ट्रांस नारीवाद, पर्यावरणीय तो हो गया, इकोलॉजिकल हो गया ना, पर्यावरणीय नारीवाद, इकोलॉजिकल, ट्रांस नारीवाद। ट्रांस नारीवाद इनका ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, इनका नारीवाद। अब देखिए कितने प्रकार का नारीवाद उप गया है। अब नारियां क्या कह रही है, हम इसकी, अब आपको समझ में आ गया ये जो सारे प्रकार का नारीवाद है, ये कौन सा नारीवाद है? ये नया नारीवाद है। ये कौन सी लेयर का नारीवाद है? तीसरी लेयर। ये सारे तीसरी लेयर में आए। तो अब पहली लेयर में दो, उदारवादी और समाजवादी। दूसरी लेयर में एक, कौन सा? उग्रवादी। बाकी जितने प्रकार के नारीवाद सब कौन सी लेयर के? ये तीसरी लेयर के नारीवाद है। अब देखिए नारियां अपनी स्वायत्त पहचान को जागृत कर रही है और अब ये कह रही है, पहली लेयर का नारा था महिला पुरुष समानता, दूसरी लेयर का नारा था महिला और पुरुष अलग है, असमान है, समान है, और इस लेयर का नारा है महिला महिला भी क्या है? महिला महिला असमान है। इस लेयर में यह कहा गया कि जो दूसरी लेयर का नारीवाद था वो नारीवाद दरअसल मध्यम वर्गीय गोरी महिलाओं का था। तो उनके दुख अलग होते हैं और इन नारियों के दुख क्या होते हैं? अलग होते हैं। ट्रांसजेंडर नारियां जो होती हैं उनके दुख अलग होते हैं। ये लेस्बियन जो नारियां होती हैं इनके दुख अलग होते हैं। थर्ड वर्ल्ड की नारियों के दुख अलग होते हैं जो उत्तर औपनिवेशिक देशों के अंदर रहती है। अश्वेत नारियों के दुख अलग प्रकार के होते हैं। फेमिनिज्म अलग प्रकार का नारीवाद है। तो अब किस किस के मध्य भेदभाव हुआ है? महिला महिलाएं अलग है। सभी महिलाओं के दुख शोषण है वो एक प्रकार के नहीं है बल्कि बहुविध है। तो नारीवाद भी कैसा पैदा हो गया? बहुविध भांति भांति का नारीवाद पैदा हो गया। ये थर्ड वेव का नारीवाद है, तीसरी लेयर का नारीवाद। हम इसमें ये वाला नारीवाद करते। अब ये नाम ही है इनके, समझ इनके कहते समझ में आ जाता है। ये इसकी है वो बेल हुक्स है, एक यूएस की है, खुद अश्वेत है, बेल हुक्स, द कलर पर्पल, कई पुस्तक है इसकी। बेल हुक्स कहती है कि ये जो नारियां है ना, गोरी नारियां, चाहे वो कैट मिलेट है चाहे कोई है, ये हमारे दुखों को समझ नहीं सकती। हमारा जो शोषण है वो सिर्फ लैंगिक शोषण है नहीं है, बल्कि हमारा शोषण तो दोहरा है। दोहरे शोषण में हमारा लैंगिक शोषण तो होता ही होता है और हमारा कौन सा शोषण होता है? नस्लीय शोषण भी होता है। तो हम न केवल घरों में पीड़ित हैं बल्कि हम सार्वजनिक स्थलों के ऊपर भी पीड़ित होती हैं।
फिर हमें केवल पुरुष ही पीड़ित नहीं करता, बल्कि गोरी महिलाएं भी हमें पीड़ित करती हैं। तो कई हमारा शोषण अलग प्रकार का, तो कौन सा नारीवाद पैदा हुआ? अश्वेत नारीवाद, मनोवैज्ञानिक नारीवाद। कि महिलाओं की समस्याएं है ना, वो कोई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्या नहीं है, बल्कि मूल समस्याएं कैसी है? मनोवैज्ञानिक समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो महिलाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याएं वो पुरुषों से और सभी क्षेत्रों की अलग अलग होती है। भारत का जो समाज है ना, यहां सभी महिलाओं की अलग अलग समस्याएं हैं। आप ये देखोगे गांव में ना मनोवैज्ञानिक समस्याएं करते, भूत प्रेत की समस्याओं से बहुत ज्यादा पीड़ित है। ये है तो इनकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। देखिए, आपको ऐसे कोई प्रकरण हो, मैं ऐसे प्रकरणों का सामना किया है, तो आप क्या करें? किसी भी अच्छे साइकेट्रिक को उनको दिखाएं। हमारे घरों में ऐसी समस्याएं क्या पाई जाती है, बहुत, मैंने खुद ने उसका सामना किया है। तो ये साइकोलॉजिकल समस्याएं होती है। ये पुरुषों की नहीं होती भूत प्रेत वाली समस्या, ये किन की होती है? महिलाओं की होती है। ठीक है, उनकी कंडीशनिंग इस हिसाब से की जाती है कि ये है। तो हम आप लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति की बजाय कौन सी समस्या महत्वपूर्ण मानता है? ये मनोवैज्ञानिक समस्याओं को छोड़ते। अब आ गया है कौन सा नारीवाद? उत्तर आधुनिक नारीवाद। उत्तर आधुनिक नारीवाद कहता है कि शोषण कोई एक प्रकार का नहीं है, शोषण बहुत से प्रकार का होता है। तो आप जो सोचे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका पालन करें। शोषण की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, शोषण का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। तो आंदोलन कोई निश्चित नहीं होती, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए। तो आप स्वायत्त और स्वतंत्र तरीके से सोचें, सभी महिलाएं, और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सोचें। आप सत्य निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सापेक्ष होता है। तो नारीवाद के संबंध में कोई आवश्यकता नहीं है कोई सार्वभौमिक नियम, कोई सिद्धांत या अवधारणा बनाने की, क्योंकि ये जो जितने भी अवधारणाएं बनती है, सिद्धांत बनते हैं, ये सापेक्ष होते हैं। हमें लगता है कि ये सच्चे हैं, सार्वभौमिक, लेकिन होते नहीं है। ये उत्तराधुनिक नारीवाद अभी नहीं आया। उत्तराधुनिकता जैसी समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा नारीवाद अपने आप से। अब आप तो इसमें याद रखना, इसकी चर्चा की है मिशेल फूको ने। एक है वो जूलिया क्रिस्टीना है, कौन है? मिशेल फूको तो याद रहता ही है आपके। मिशेल फूको, जूडिथ बटलर, एक दो नाम है और याद कर लेना। जूलिया क्रिस्टीवा, ये उत्तर आधुनिक नारीवादी है। मिशेल फूको, जूडिथ बटलर, जूलिया क्रिस्टेवा। ये धीरे धीरे याद होगा, देखिए इतने नाम याद नहीं होते एक साथ आपके। अब हम इसको कर लेते हैं, पहले ये याद हो जाएंगे आपसे फट से ही। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, ये कहते हैं कि आपने आज तक जो नारियों का शोषण देखा है, वो पहले आपने देखा ये क्या नाम, सामाजिक और नागरिक और राजनीतिक शोषण देखा, आर्थिक शोषण देखा, आपने मनोवैज्ञानिक शोषण देखा, आपने अश्वेत में नस्लीय शोषण देखा। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद कहता है कि यहां नारियों का कैसा शोषण होता है? सांस्कृतिक शोषण होता है। उत्तर औपनिवेशिक तो बोल देता है सांस्कृतिक शोषण। इन नारियों के ऊपर क्या हावी है? ये इनके मस्तिष्क है ना, वो स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं है। इनके ऊपर, जैसे भारत में है, भारत में उनके ऊपर क्या छाई हुई है? अंग्रेजियत छाई हुई है। तो वो अपनी संस्कृति की बजाय किस संस्कृति को श्रेष्ठ मानती है? अंग्रेजी संस्कृति को ज्यादा श्रेष्ठ मानती है। एक इनका सांस्कृतिक रूप से ये पिछड़ी हुई है, पिछड़ी मानती है, क्योंकि वेस्टर्न संस्कृति इनके दिमाग में बैठी हुई है। एक ये है। दूसरा, उत्तरोपनिवेशिक देशों में क्या पसरी हुई है? गरीबी पसरी हुई है। इसके अलावा यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड का जो नारीवाद है, ये बहुविध शोषण की बात करता है। पहले तो आपका सांस्कृतिक शोषण होता है, क्योंकि आप पश्चिम के नहीं बल्कि कहाँ के हैं? पूर्व के हैं। आप गुलाम देशों के हैं, तो ये तो हो गया आपका सांस्कृतिक शोषण। उसके बाद यहाँ महिलाएं हैं, वो राजनीतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई है। तीसरा कि यहाँ गरीबी पसरी हुई है।
तो इनका आर्थिक शोषण होता है, राजनीतिक रूप से इनका शोषण होता है, सांस्कृतिक रूप से इनका शोषण होता है, तो इनका शोषण होता है बहुविध। ये कौन सा नारीवाद है? उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद है। अब इसकी विचारक कौन कौन है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी विचारक कौन कौन है? उत्तर औपनिवेशिक, इसमें से आप एक नाम तो आजकल हालांकि गायब हो गया है, अरुंधति राय। ये शायद चुप हो गई आजकल। अरुंधति राय ऐसी एक नारी है जो उत्तर उपनिवेशवाद की चर्चा करती है, उपाश्रितों की चर्चा करती है। वो यूएस रहती है और उसका नाम है गायत्री चक्रवर्ती। स्पीक वो कह लो, ठीक है। और ऐसी एक और नारी है चंद्रा तलपड़े। ये तलपड़े जैसे महाराष्ट्र में मिलती है ऐसी जातियां। अरुंधति राय, गायत्री स्पीको, ये तलपड़े, ये सब कौन सी है? उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी है। अब हम चर्चा करेंगे काय की पारिस्थितिकीय नारीवाद की, इकोलॉजिकल नारीवाद की। पारिस्थितिकीय नारीवाद ये कहता है कि ये जो इकोलॉजी है ना, इसका जो संकट आया हुआ है, इस संकट के लिए मूल जिम्मेवार पुरुष है। पुरुष में भौतिक संसाधनों को लेकर बहुत ज्यादा भूख होती है। ये भौतिक संसाधन बहुत ही प्रेम करता है। महिलाओं में त्याग की भावना होती है, पुरुषों में त्याग की भावना। वो इकट्ठा करना चाहता है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो संसाधन हो, और चाहे वो कोई भी चीज हो। ये हमेशा ही इसके इकट्ठे करने की प्रवृत्ति होती है। महिलाओं की इकट्ठे करने की प्रवृत्तियां नहीं होती। इनमें कैसा है? देखभाल का भाव पाया जाता है। तो पर्यावरणीय संकट का अगर समाधान आपको करना है तो ये नेतृत्व किसको देना पड़ेगा? महिलाओं का। क्योंकि उनमें एक बड़ी जोरदार चीज होती है, वो होता है एथिक्स ऑफ केयर, देखभाल की नैतिकता। महिलाओं का मूल स्वभाव ये होता है। अब हो सकता है पर ये कह रहे होते, पहले तो वो कह रहे थे ना, वो कौन कह रही थी कि ऐसा बनाया जाता है बेटी फ्रीडम। अब बेटी फ्रीडम की नजरों में तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम मिथक गढ़ रहे हैं कि महिलाएं ना बहुत अच्छा देखभाल करती है। लेकिन ये देखभाल पॉजिटिव है कि वो जैसे अपनी संतानों की देखभाल करती है, वैसी देखभाल वो किसकी करती है? प्रकृति और पर्यावरण की भी करती है, क्योंकि उसमें त्याग की और देखभाल की भावना होती है। तो ऐसे ही इकोलॉजिकल नारीवादी हैं, वो अपने यहाँ है वंदना शिवा। वंदना शिवा। ऐसी एक नारी है वंगारी मथाई। इसको पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, केन्या की थी वंगारी मथाई। नोबेल पुरस्कार मिला था इसको, मुझे याद, शांति के क्षेत्र में मिला था इसको। और ये वहां ना ग्रीन बेल्ट करके एक मूवमेंट चलाया करती है, एनजीओ इसका बहुत ही फेमस। ऐसे ही नवधान्य के नाम से एनजीओ कौन चलाती है? वंदना शिवा, वंगारी मथाई। ये कौन सी नारीवादी है? इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की चर्चा करती है। अब हमारे पास तीसरी लेयर में जो चर्चा बची है वो बहुत ही मजेदार बची है, वो है उत्तर नारीवाद। अब यहां से देखो पूछते क्या है, थोड़ा तो समझ विकसित हो ही गई है कि अश्वेत नारीवाद क्या कह रहा है कि शोषण, हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है और रेशियल भी होता है, नस्लीय शोषण भी होता है। ठीक है, बेल हुक्स। उत्तर आधुनिक नारीवाद कहता है कि नारीवाद के निश्चित अवधारणाएं, नियम और सिद्धांत नहीं है, सभी नारियां अलग अलग प्रकार से सोचे। तो जूडिथ बटलर और जूलिया क्रिस्टेवा। परिस्थितिक नारीवाद कहता है कि इकोलॉजी जैसे जैसे क्षरित होगी, महिलाओं को नुकसान ज्यादा होगा। तो बचाना है तो ये नेतृत्व किसको देना पड़ेगा? महिलाओं का, क्योंकि वो बचा सकते हैं। संतानों को बचाती है वैसे पृथ्वी को भी बचा लेगी। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, ये थर्ड वर्ल्ड की महिलाएं हैं, इनका शोषण अलग प्रकार का है बजाय कि पश्चिम की महिलाओं के। तो वो हर दृष्टि से पिछड़ी है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, हर दृष्टि से। तो वो है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद, जो गुलाम देशों के अंदर पैदा हुआ था। ये है अरुंधति राय, गायत्री चक्रवर्ती, दो नाम याद कर लेना। अब हम चर्चा करेंगे काय की उत्तर नारीवाद की चर्चा करें।
ये एकदम से देखो याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपको ये 2-3 बार करने पड़ेंगे, इनको लिखेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। एक पेज में नोट्स पढ़ेंगे लास्ट में आपके, ये एक पेज में। उत्तर नारीवाद, पोस्ट फेमिनिज्म, ये अलग ही है। इसकी है वो नाओमी वुल्फ है। नाओमी वुल्फ, उत्तर नारीवाद, पोस्ट फेमिनिज्म। ये कहता है कि ये झूठी बातें हैं कि महिलाओं का क्या होता है, शोषण होता है। ये तो आपकी सोच है, ये तो आपका मनोविज्ञान है कि आपका क्या होता है, शोषण। अगर आप ये सोचती हैं कि मेरा शोषण होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपका शोषण होता है, तो आप ऐसा सोचो ही मत ना कि आपका शोषण होता है। तो नारीवाद ने जो मुद्दे खड़े किए ना कि हमारा आर्थिक शोषण होता है, सांस्कृतिक शोषण होता है, हमारा लैंगिक शोषण होता है, ऐसा कोई शोषण नहीं होता। आप अपने को जिस भूमिका में देखना शुरू कर देते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप को प्रताड़ित कहते हैं। इसलिए आप क्या झेलते हैं, प्रताड़ना। तो आप कहो ही मत ना कि हम प्रताड़ित होती है, आप तो कहो हम तो वो हैं शेरनियां जो प्रताड़ित करती हैं। तो ऐसा विमर्श खड़ा हो जाएगा। तो खुद आप ऐसा विमर्श खड़ा करके ना कि हमारा यौन शोषण होता है, घरेलू शोषण होता है, हमारी पिटाई होती है, हम राजनीति में पीछे हैं, आप क्या रह जाती हैं, पीछे रह जाती। दूसरा गड़बड़ क्या करती है कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी करती है। वो क्या होना चाहती है, वो पुरुष होना चाहती है, जबकि महिला को पुरुष होने की जरूरत नहीं है। महिला को क्या रहना चाहिए, महिला रहना चाहिए। गड़बड़ तब होती है, वो हीन भावना में तब आती है जब वो क्या होने की कोशिश करती है, पुरुष होने की कोशिश करती है। तो महिलाओं को पुरुष बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महिलाएं महिलाएं हैं तो उसको गर्व करना चाहिए कि मैं क्या हूं, महिला हूं। पुरुष तो नहीं कभी कोशिश करता महिला बनने की, महिलाएं पुरुष बनने की कौन करती है। आप एक ही छोर है वो नहीं घाघरी पेरे को नहीं क्लास का, बहुत सारी छोरियां क्या पहन के आती है। मैं ये नहीं कहता कपड़े तो चलो वो नहीं होते ऐसे, मैं कह रहा हूं कि कितने पुरुष है तो महिला बनने की कोशिश करते हैं, नहीं करते। पुरुष महिलाएं क्या बनने की कोशिश करती है, पुरुष बनने की कोशिश करती है। तो मैं नहीं कह रहा, उत्तर नारीवादी कह रही है। कौन कह रही है, नाओमी वुल्फ कह रही है। तो महिलाओं की महिला के रूप में पहचान बनाई जाए। जो डिस्कोर्स तैयार किया गया है, जो महिलाओं ने खुद ने तैयार किया है कि हम क्या हैं, शोषित है, इस डिस्कोर्स से पीछा छुड़ा लो और दिमाग से निकाल दो कि हमारा क्या होता है, शोषण। पुरुष तो नहीं कहता मेरा शोषण होता है, क्योंकि आप ऐसा सोचती हैं इसलिए आप ऐसा ही आपके साथ होता है। तो इन चीजों से आप छुटकारा पाए। तो शोषण है वो कोई ऐसी कोई निश्चित चीज नहीं है। तो अब नारीवाद क्या हो गया है, उत्तर नारीवाद है, ये पोस्ट फेमिनिज्म है, ये अब नारीवाद है चला गया है। ये है पोस्ट फेमिनिज्म नाओमी वुल्फ का, जो कहती है कि अब इसका एक ही नारा है कि महिला को किस रूप में पहचान मिले, महिला के रूप में। महिला कभी भी अपने आप की पहचान बनाने के लिए किससे तुलना नहीं करे, खुद की, पुरुषों से तुलना नहीं करे। महिलाएं विशिष्ट होती है, महिलाएं औरों से अलग होती है, महिलाएं पुरुष जैसी नहीं होती। तो महिलाएं गर्व करे कि हम ऐसी है, तब महिलाएं ठीक है। तो महिलाएं अपने हिसाब से सोचे, पुरुषों के नजरिए से सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो इसी से संबंधित हम एक फिर मुद्दा कर लेते हैं, उत्तर नारीवाद से निकला हुआ है कि एक होती है समानता व अलग पहचान। ये मुद्दा है कि महिला पुरुष समान भी है और महिला पुरुष अलग अलग भी है। ये जो शुरुआती जो मुद्दे उठे सारे के सारे ही, इसमें महिलाओं ने पुरुषों के साथ समानता स्थापित करने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने कौन सी समानता की, राजनीतिक और नागरिक समानता। फिर उन्होंने आर्थिक समानता की चर्चा की, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा की। फिर घरेलू समानता की चर्चा की कि घर के ऊपर महिला और पुरुष दोनों क्या है, समान है। लैंगिक समानता की चर्चा की। तो ये है महिला और पुरुषों की समानता की चर्चा। अब ये जो उत्तर नारीवाद है ये कह रहा है कि इनकी पहचान क्या होनी चाहिए, अलग होती है महिला की, महिला को महिला की तरह सोचना चाहिए। तब एक है महिला कैरोल गिल्लिगन, इसकी एक पुस्तक है ए डिफरेंट वॉइस।
वो डिफरेंट वॉइस में ये कहती है कि महिलाएं है ना पुरुषों से अलग होती है, वो पुरुषों जैसी नहीं होती, इसलिए उनको कभी भी पुरुषों के साथ स्पर्धा करके उसके जैसे होने की जरूरत नहीं है। ये कहती है कि पुरुष है ना वो न्याय स्थापित करने की कोशिश करता है कि समाज में न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय, ये वो फलाना ढिमका। ये कहता है महिलाएं न्याय की बजाय किसकी हो चुकी होती है, देखभाल की ओर। ये जो पुरुष होता है ना, इसमें जो भावना होती है वो होती है अधिकार प्राप्ति की। पुरुष हमेशा काय से प्रेम करता है, अधिकारों से। और महिलाएं के अधिकारों से प्रेम नहीं करती, महिलाएं किससे क्या होती है, कर्तव्यों से प्रेम करती है। पुरुष में जो भाव होते हैं वो प्राप्ति के होते हैं, महिलाओं में जो भाव होते हैं वो क्या के होते हैं, त्याग के होते हैं। तो ऐसे करके कि महिलाओं को अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान बनानी चाहिए। तो ये किसने कहा, कैरोल गिल्लिगन ने। ऐसा ही कौन बोलता है, उत्तर नारीवाद बोलता है। ऐसा ही एक और नारीवाद बोलता है, जो कौन सा नारीवाद है, सांस्कृतिक नारीवाद है। तो उत्तर नारीवाद, ये कैरोल गिल्लिगन, ये सांस्कृतिकवाद, ये नारी को नारी के रूप में देखती है कि जो संस्कृति है ना उसको किसकी सोच के अकॉर्डिंग ढाला जाए, नारियों की सोच के अकॉर्डिंग ढाला जाए। तो जो साहित्य है, जो नृत्य है, चाहे वो त्योहार है, उसमें प्रमुख भूमिका किसको दी जाए, महिलाओं को। अभी तक हर चीज को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, पुरुषों के द्वारा। तो संस्कृति को एक नया रूप दिया जाए, कल्चर को, चाहे वो बोली है तो उसमें से चलो अब महिलाओं के अकॉर्डिंग अगर भाषा नई निर्मित होगी तो कैसे निर्मित होगी, उसमें गालियां नहीं होगी, ठीक है, उसमें लैंगिक गालियां नहीं होगी। अब जो लैंगिक गालियां जब हम निकालते हैं तो हम महिलाओं को क्यों निकालते हैं बताओ। पुरुष जब भी झगड़ा करते हैं तो उनके टारगेट कौन होती है, वो महिलाएं होती है। हम माँ बहन की गालियां देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ने ऐसा ही गढ़ा है। महिलाओं को हम क्या मांगते हैं, कमजोर और दब्बू मानते हैं। ये पुरुष जब लड़ाई करते थे अपने बाप को गालियां क्यों नहीं देते, माँ बहन की गालियां क्यों देते। और औरतें भी लड़ाई करती है तो भी किसको गालियां देती है, वो भी महिलाओं को, क्यों, पुरुषों ने उसको ऐसा बना दिया है। तो जैसे ही भाषा आएगी ना तो भाषा में गालियां क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। त्योहारों से हिंसा गायब हो जाएगी, चित्रों से हथियार गायब हो जाएंगे, नृत्यों से ना वो तेज रिदम गायब हो जाएगी, नृत्य धीमे हो जाएंगे, ठीक है, समाज से हिंसा गायब हो जाएगी। तो संस्कृति को कैसे डालना पड़ेगा, एक नए तरीके से डालना पड़ेगा। फिर है ना जब राम आएगा ना तो बताओ, मैं बता ना संस्कृति में क्या होता है, हमारी भाषाएं, हमारा धर्म, हमारे जो इतिहास, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा रहने का रंग ढंग, हमारे सोचने की पद्धतियां, ये सब है ना ये संस्कृति में आता है। तो बताओ फिर रामचंद्र का चित्र कैसे बनेगा, पुरुष बनाता है तो कैसे बनाता है, पुरुष बनाता है तो रामचंद्र ने क्या उठा रखी है, वो धनुष उठा रखा है और चेहरे पे क्या आया हुआ है, क्रोध। जब महिला संस्कृति हावी होगी तो राम क्या होगा, सीता के साथ प्रेम से पीछे पीछे चल रहा होगा, है ना, वो वैसे ऐसे सौम्य से चित्र बनेंगे, ठीक है। फिर कृष्ण है ना आपको नाचता हुआ दिखाई देगा, शिव है ना उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं होगा, शिव आराम से नृत्य करता हुआ दिखाई देगा। पास में पार्वती क्या है, गुड, वेरी गुड, करो नचनिया करो, ठीक, पार्वती ऐसे करते हुए तालियां बजाते हुए दिखाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसे शिव दिखाई देगा, है ना, शिव की आंखों में तांडव नहीं होगा बल्कि शिव सौम्य नृत्य करेगा। तो ये कौन सा नारीवाद है, सांस्कृतिक नारीवाद है। ये जो हिंसक चित्र बनाते हैं कौन बनाते हैं, ये पुरुष बनाते हैं। तो ये उत्तर नारीवाद है। ये जो कैरोल गिल्लिगन है ये सांस्कृतिक नारीवाद है। ये नारियों की क्या है, एक अलग और स्वायत्त पहचान को बढ़ावा देता है, पुरुषों से समानता और दौड़ नहीं लगवाता ये महिलाओं को। नाओमी वुल्फ की चर्चा की, कैरोल गिल्लिगन की हमने चर्चा की। अब सारे मुद्दे का निचोड़ निकालते हैं कि दरअसल ये जो नारीवाद है ये चाहता क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। नारीवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं, तो अब आपको एक सेकंड में मुख्य मुद्दे समझ में आ जाएंगे।
एक मुख्य मुद्दा है कि राजनीति है, इसको क्या किया जाए, पुनः परिभाषित किया जाए। अब राजनीति को पुनः परिभाषित करने का तात्पर्य है कि आज तक ये कहा गया है कि राजनीति है ये एक ऐसी गतिविधि है, सार्वजनिक गतिविधि है, जबकि परिवार जो है वो किस क्षेत्र में आता है, निजी क्षेत्र में आता है। अब इसको पुनः परिभाषित करना होगा। अब पॉलिटिक्स है उसको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल करना पड़ेगा। कौन सी राजनीति करनी पड़ेगी, घरेलू की राजनीति करनी पड़ेगी, निजी की राजनीति करनी पड़ेगी। तो अब राजनीति कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं है, बल्कि राजनीति कैसी गतिविधि है, पारिवारिक और निजी गतिविधि है। फिर वही याद आ गई, कौन, कैट मिलेट की राजनीति में होती है शक्ति। तो जहां जहां शक्ति का प्रयोग हो रहा है वहां वहां क्या हो रही है, राजनीति हो रही है। तो अगर घर में अगर पुरुष महिला के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो घर में भी क्या हो रही है, राजनीति हो रही है। तो ये है राजनीति। तो राजनीति को पुनः परिभाषित किया जाए, सार्वजनिक की बजाय इसको कहां लाया जाए, घरेलू लाया जाए। फिर चलो राज्य सोसाइटी ऐसी चर्चाएं हैं कि ये भी परिवार को अलग करके निजी करके इसकी चर्चा ही नहीं करती। फिर ये कहती है कि किसको समाप्त किया जाए, पितृसत्तात्मकता की समाप्ति हो, पितृसत्तात्मकता समाप्त की जाए। क्योंकि इसी वजह से महिलाओं का शोषण होता है, इसी वजह से महिलाएं पिछड़ी हुई है। जब तक ये समाप्त नहीं होती महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा। अब पितृसत्तात्मकता कोई एक क्षेत्र में नहीं है, ये कहां पाई जाती है, एक स्थायी तत्व है। ये धर्म में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, हर जगह पाया जाता है। तो कैरोल पेटमैन कहती है, सॉरी कैट मिलेट ये कहती है कि सारी सरकारें कैसी सरकारें, पितृतंत्रीय सरकारें। ठीक है, अच्छा ये मुद्दा कर ही लिया कि ये पुरुषों के साथ समानता भी चाहती है और उससे इनकी पहचान क्या है, अलग पहचान भी है। अब ये एक और मुद्दे पे बल देती है, ये कहती है कि सेक्स अलग होता है और जेंडर अलग होता है, लिंग अलग होता है और लैंगिकता, इस पे तो अपने पहले खूब चर्चा की, लैंगिकता अलग होती है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। लिंग एक जैविक इकाई है। प्रकृति की से कोई बेटा पैदा होता है और कोई बेटी पैदा होती है, ये कोई मुद्दा ही, ये तो जैविक चीजें हैं, कोई कुछ भी पैदा हो सकता है, समस्या है ही नहीं। नारीवाद कहते हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि इस लिंग को आधार बना के और कौन सा मुद्दा खड़ा किया जाता है, लैंगिकता का मुद्दा खड़ा किया जाता है। जैसे अरस्तु ये बोलता है कि महिलाएं चूंकि महिलाएं हैं, उनका जो है सेक्स अलग है, ठीक है, इसलिए वो उनमें बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धि का सेक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। बुद्धि तो बुद्धि होती है, शरीर के अन्य पार्ट से उसका संबंध क्या है। ऐसी बातें रूसो करता है, ऐसी बातें हेगल करता है, तो इनका कोई संबंध नहीं है। तो सिमोन दे बुआ कहती है कि इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, इसको जैविक मानना पड़ेगा। और जो लैंगिकता होती है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लैंगिक भेद होता है, तो लिंग भेद अलग होता है और लैंगिक भेद अलग होता है। लिंग भेद में तो एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है, एक महिला होते हैं और एक पुरुष होते हैं। मुद्दा वहां से होते हैं, वो कोई है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जब उसको आधार बना के और महिला को क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, महिलाओं के कार्य अलग प्रकार से बांट दिए जाते हैं। तो लैंगिकता, लिंग तो जैविक मुद्दा है, ये तो जीव पैदा होगा वैसा ही होगा, ये तो बायोलॉजिकल मुद्दा है। जबकि लैंगिकता है ये सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दा है। इनको अलग अलग समझना पड़ेगा। अब ये लैंगिकता सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा कहते हैं, ये समाज और संस्कृतियां हैं जो ये बताती है कि पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन। ये हमारा समाज और हमारी संस्कृतियां बताती है कि महिलाएं घरेलू काम करेगी,
महिलाएं घर के ऊपर बच्चों को पैदा करके उनकी देखभाल वही करेगी, और महिलाएं चूल्हा चौका करेगी, उनका सही क्षेत्र वही है, वो बाकी काम नहीं करेगी। तो ये किसने पैदा किया? हमारी समाज ने और हमारी संस्कृति ने पैदा किया है। तो जो लैंगिक भेदभाव होता है वो बायोलॉजी पैदा नहीं करती, बल्कि वो कौन करता है? कल्चरल और सोशियोलॉजिकल होता है। ये सोच है वो पैदा करती है। तो भेदभाव ये नहीं है कि वो महिलाएं हैं अलग लिंग की, मुद्दा तो ये है क्या? वो लैंगिकता का मुद्दा है। तो अब सेक्स को और जेंडर को क्या करना पड़ेगा? अलग। तो यही है कि जो महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार जो कुछ होता है वो किस वजह से पैदा होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक सोच की वजह से पैदा होता है। इसलिए नहीं कि वो महिलाएं हैं, बल्कि इसलिए कि हमने ऐसी सोच बना ली है, इसलिए सारा काम होता है। और अलग पहचान वाला वो तो कर ही लिया, और क्या करें बताओ इस पे? है वो निजता का वही हो गया, वो घरेलू वाला मुद्दा, पर्सनलिज पॉलिटिक्स वाला। तो इन चीजों को ध्यान रखना आप, ठीक है। ये राजनीति को पुनः परिभाषित करना चाहती है, ये पितृसत्तात्मक समाप्ति चाहती है, ये समानता के साथ साथ अपनी अलग पहचान भी चाहती है, और ये लिंग और लैंगिकता के मुद्दे को अलग करना चाहती है। अब इनमें से कुछ किताबें याद रखना, उसमें आमतौर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक उसका टिकनर का है, ये महिला है, ये टिकनर, इसने इसके ऊपर जेंडर, इंटरनेशनल रिलेशन में जेंडर के ऊपर काम किया है, और ये बहुत भारी विरोधी है मार्गेंथाउ की। मार्गेंथाउ ने जो 6 नियम दिए हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के, उनके उल्टे नियम बताती है ये। तो हम ज्यादा याद नहीं कर लेंगे। एक तो हमें ये याद बहुत ही किया था, सुसान मोलर ओकिन को, याद आ गया क्या? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये कहते हैं कि ये जो उदारवाद आया था ना, ये जॉन रॉल्स जैसे लोग हैं, ये जो सामाजिक समझौता करवाते हैं न्याय का, वो मुख्यतः किसके मध्य होता है? पुरुषों के मध्य। रॉल्स का न्याय का सामाजिक समझौता पुरुषों के मध्य है, महिलाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। ये किसका कहना है? सुसैन मोलर ओकिन का। तो जब तक न्याय में महिलाओं की अलग भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी, वो न्याय है ही नहीं। जब तक परिवार की लेवल के ऊपर अन्याय नहीं मिटेगा, वो न्याय नहीं होगा। तो सुसान मोलर ओकिन भी है ना, ये भी लैंगिक अन्याय की और घरेलू अन्याय की चर्चा करती है। तो इसकी पुस्तक हमने बहुत ही बार की थी। हाँ, वो जेंडर, जस्टिस एंड फैमिली। एक है टिकनर। टिकनर है ये जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आईआर में महिलाओं की और जेंडर की जो भूमिका है उसकी चर्चा करती है, और किसकी आलोचना करती है? मार्गेंथाउ की आलोचना करती है। ये लो, तो सैमुअल रोकिन है, टिकनर है, ये सारी। ये कंप्लीट हो गया का चीज, नारीवाद, फेमिनिज्म पूरा हो गया है। अब जब फेमिनिज्म शुरुआत की थी हमने, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक थी प्रथम लहर, उसमें उदारवाद और समाजवाद। उदारवादी कौन कौन है भाई? मेरी वुलस्टोनोक्राफ्ट है, जेएस मिल और उसकी पत्नी, इतना याद। फिर आ गया समाजवाद, उसमें एंगल्स है पहला आदमी, उसकी पुस्तक याद रखना, ठीक है। फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओरिजिन इसका, और स्टेट का ओरिजिन, उसकी पैदा कैसी हुई है सारे। फिर उसमें है शीला रोबाथम, उसको याद कर लेना। और ऐसी बहुत सारी मांगे, बहुत पहले किस कौन उठा के, चार्ल्स फूरियर को जरूर याद रखना इसमें, चार्ल्स फूरियर को। फिर हम सेकंड वेव में आए तो इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। वो कौन सा था? रेडिकल था। रेडिकल चाहती क्या? विशेषता याद रखना, मर्द दुश्मन है, लैंगिकता मुख्य मुद्दा है, पर्सनलिज पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये सारा मुद्दा था। दिन प्रतिदिन की राजनीति है, प्रॉब्लम हो नो नेम है, ये सारा। उसमें बेटी फ्रीडन, सिमोन दे बुआ, कैट मिलेट, कैरोल पैटमैन, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, ये सारे याद रखना। फिर आई तीसरी लहर। अब महिला से क्या हो गई है? अलग। सभी महिलाओं के संकट अलग प्रकार के, तो नए नए प्रकार का पैदा हुआ नारीवाद। हमने इसमें किया था वो एक अश्वेत नारीवाद किया था, बेल हुक्स का।
एक भारत के संदर्भ में उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म किया था। गुलाम जो देश है ना, जो अब कॉलोनी नहीं है बल्कि पोस्ट कॉलोनी हो गए, उत्तर औपनिवेश हो गए हैं, उपनिवेशवाद तो चला गया यहाँ से। वो किया था अरुंधति राय का और गायत्री स्पीकवो का, चंद्रा तलपड़े का, इनका। उसके बाद उत्तर आधुनिक नारीवाद किया था। ये तो इसी ने तो गति दी थी इस थर्ड वेव को बहुत ज्यादा, उत्तर आधुनिक नारीवाद। उसमें बटलर को किया था और जूलिया क्रिस्टेवा को किया था। उसके बाद अंत में किया था उत्तर नारीवाद, कि अब नारीवाद है वो है, नारियों को अपने हिसाब से सोचना होगा, पुरुषों की नजर से वो सोचने की दृष्टि से मुक्त होना होगा। नारियां नारियां होती है, पुरुषों से उनको कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये था नाओमी वुल्फ का। यार ये तो मैंने इसी का कोई पार्ट होगा। वैसे तो हम तीसरी लहर के नारीवाद को क्या कहते हैं? नया नारीवाद कहते हैं। इसके सबके सम्मिलित रूप इनको आप क्या बोल दोगे? नया नारीवाद। अलग से तो मैंने नहीं पढ़ा न्यू फेमिनिज्म है क्या, किस प्रकार का है। जैसे समस्याओं के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। भाई लेस्बियन महिलाओं की समस्या है तो वो बन गया, मनोवैज्ञानिक समस्या है तो वो बन गया। अब इन सबको मिला के हो सकता है। मैंने तो कहा इसको जो सेकेंड वेव का नारीवाद था उसको कहा गया सच्चा नारीवाद, वास्तविक नारीवाद। और जो थर्ड वेव का था उसको कहा गया नया नारीवाद। तो ये नारीवाद कंप्लीट हो गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेंगे, है? हाँ ये तो आप तो फैक्ट्स है, ये तो ये आप देख लेंगे आप, है ना। कितने सम्मेलनों की चर्चा है? 4 सम्मेलन हुए। यूएन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 4 सम्मेलन बुलाए थे। पहला सम्मेलन हुआ यूएन वुमेन कॉन्फ्रेंस, यूएन महिला सम्मेलन। ये थोड़े थोड़े तथ्य है भाई साहब, पूछ रहे, नेट में बहुत पूछते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, इसलिए लिख दिया है। महिलाओं के लिए अलग से एजेंसी बनी हुई है यूएन के अंदर, यूएन वुमेन के नाम से। पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ मेक्सिको में, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 1975 में। दूसरा हुआ कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहां की राजधानी है? स्वीडन की, डेनमार्क की, सॉरी माफी चाहूंगा, डेनमार्क की। ये हुआ 1980 में। तीसरा हुआ नैरोबी, केन्या में। नैरोबी में, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ये हुआ 1985 में। और चौथा सम्मेलन हुआ वो हुआ बीजिंग, चीन में। बीजिंग चीन में 1995। ये अब तक के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? महिलाओं के हितार्थ ये 4 सम्मेलन हो चुके हैं। इनके वो आप देख लेना किसमें मुद्दा क्या था। ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन। तो ये एज ए फैक्ट्स मैंने इकट्ठा कर दिया था। नारीवाद से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध है नहीं था। यार दोबारा बताओ। एक तो वुमेन लिबरेशन है, देखिए ऐसी तो मैं एक वुमेन लिबरेशन तो बता सकता हूं मैं आपको। एक तो था जो पहली लेयर में जो उठा था ना, उसको हम कह रहे थे पॉलिटिकल लिबरेशन, महिलाओं की कौन सी मुक्ति? राजनीतिक मुक्ति। दूसरे में जो कहा गया वो था महिला मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति नहीं बल्कि महिला मुक्ति, महिला की घरेलू कार्यों से मुक्ति। तो ये था महिला मुक्ति से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आप बताओ, दूसरी लहर महिला मुक्ति के केंद्राधीन थी। अब आप और क्या कह रहे थे? महिला मुक्ति क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, और चर्चा कर लेंगे। आप लिखे हुए दिखाओ क्या लिखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।